सबसे पहले उस अफसोसनाक खबर से आगाज करते हैं कि जिसके मुताल्लिक मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। अब उस पर एमक्यूएम लंदन का भी एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। आफाक अहमद साहब थाने पहुंचे, जिना हॉस्पिटल पहुंचे और शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के ये रिहायशी हैं कि जिनका इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर शहीद हो गए हैं, जो कि मॉडल कॉलोनी के अंदर। इस पर हम आपको मजीद तफसीलात अपने हर व्लॉग के अंदर दे रहे हैं। जो जो उस मामले के अंदर अपडेट होगी, आखिरी अपडेट हमारे पास ये थी कि पुलिस ने ताहाल एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जिस शख्स को पकड़ा है उसके पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यहां तक की अपडेट हम आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी दे चुके थे। मजीद अपडेट मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगा, लेकिन कुछ बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं और वो बड़ी खबरें बहुत ज्यादा फैल रही है। आज कराची शहर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया। इमरजेंसी में दफा 144 का निफाज इसलिए किया गया क्योंकि जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हुआ था उसके असरात अब कराची के अंदर आना शुरू हुए। मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 महीने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है और कोयटा जेल के अंदर है। जाहिर सी बात है इसका रद्द-ए-अमल कराची के अंदर आना जरूरी था, क्योंकि कराची भी एक ज़माने में बलूचिस्तान का हिस्सा तस्वुर होता था। मगर खैर इस वक्त कराची के अंदर भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से मूवमेंट पाई जाती है। बलोचों का अब सबसे बड़ा शहर भी कराची को तस्वुर किया जा सकता है। इस वक्त कराची शहर में हुआ ये कि प्रेस क्लब पर बलोच यकजहती कमेटी ने अपने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। जब बलोच यकजहती कमेटी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया फौरी तौर पर, और वहाँ पर से जो खवातीन आई थी, अब तक की इतला जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक की इतलात ये कि 8:30 बजे के करीब तमाम वहां जो खवातीन थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बलूचिस्तान के हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और जाहिर सी बात है प्रेस क्लब ने दफा 144 के नफाज और इन सब के बावजूद भी अगर ये खवातीन आई है तो ज़ाहिर बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन खैर अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बलोच यकजहती कमेटी, और उसके बाद दफा 144 का नफाज अब तक मालूम नहीं कि खत्म हुआ या नहीं हुआ। आमतौर पर प्रोटेस्ट तक ही होता है। लेकिन उसके बाद शहर में 2 गलियां बंद कर दी गई थी। ज़ैनब मार्केट की जो 2 मेन गलियां हैं उसे बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक भी जाम रहा पूरे सदर और उसके अतराफ के अंदर। ये आज एक बहुत बड़ी खबर थी कराची के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बड़ी खबरें भी साथ साथ आनी शुरू हुई हैं। एक तस्वीर वायरल, बल्कि सबसे पहले तो हम एक वीडियो वायरल हुई थी, और वो वीडियो वायरल हुई थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एक इफ्तार डिनर के अंदर मौजूद है, जहां उनके सामने लियाकत महसूद मौजूद है। लियाकत महसूद डंपर एसोसिएशन के सदर हैं और ज़ाहिर है उनके हवाले से कराची शहर में काफ़ी सवालात हैं, उस पर काफ़ी कड़ी तनकीद हुई। और ज़ाहिर है इस वक्त मुख्तलिफ सहाफ़ियों, मुख्तलिफ व्लॉगर्स, मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप भरा पड़ा हुआ है इस वीडियो से। और जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में वो अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जिसमें मॉडल कॉलोनी के अंदर वाटर टैंकर ने एक बच्चों को, एक मियाँ बीवी को उसके कुचला, और जिसके नतीजे में जो बच्चा है उसका वो वहीं पर पैदा हुआ। और अफसोसनाक बात यह कि उस बच्चे की जान भी नहीं बचाई जा सकी। खैर लेकिन अवाम ने शदीद गमो गुस्सा था और वो वीडियो वायरल हो गई। अब जाहिर सी बात है आमतौर पर इफ्तार डिनर होता है तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर आमतौर पर सियासी लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि उन्हें कहाँ पर वीडियो बनानी है और कहाँ पर कोई फुटेज नहीं आना चाहिए या कहाँ पर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की इस वीडियो के बाद ज़ाहिर और इस वाक़यात के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब उस पर ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कुछ अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया जो मॉडल कॉलोनी का वाक़या रहनुमा हुआ। मगर एक बहुत अहम चीज़ हुई, एक तरफ ये मामला चल रहा था और दूसरी तरफ एक बड़ा ही अजीब मामला चल रहा था, और वो था एक तस्वीर का वायरल होना। वो तस्वीर कौन सी वायरल हुई है? तस्वीर इस तरीके से वायरल हुई है कि वसीम अख्तर साहब जो कि एमक्यूएम से चले गए थे उस वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल साहब की एंट्री हुई थी, यानी कि पीएसपी जब आई थी उसके बाद से वो एमक्यूएम की एक्टिविटीज से तकरीबन ही चले गए थे। और उस पर जब सवाल एक बार खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछा गया था तो उन्होंने कहा नहीं जी वो कहीं पर नहीं है, कुछ उनकी मसरूफियात हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कभी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो इस बार हुआ ये कि परसों एक प्रोग्राम रखा गया, और वो प्रोग्राम रख गया कि एमक्यूएम के एक नए मैंने हैं, क्या नाम है उनका, संजय परवानी, उन्होंने इफ्तार डिनर दिया था। यानी कि उनकी अक़लियती के वो वज़ीर हैं, वो एमएनए, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक इफ्तार दिया था। हम ज़ाहिर इसको वो बुरा नहीं तस्वुर करते, कोई भी इफ्तार डिनर हो सकता है। लेकिन इस इफ्तार डिनर ने बहुत बड़ी हैसियत हासिल कर ली। इस वजह से नहीं कि संजय परवानी ने दिया था, बल्कि संजय परवानी नाम है ना उनका, उन्होंने दिया था, बल्कि इस हवाले से ज़्यादा वो वायरल हो गई कि उसमें बाकायदा पूरी तकरीब के अंदर अब साथ ही
यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ ही वसीम अख्तर साहब बैठे हुए थे और वसीम अख्तर साहब साथ बैठे हुए थे। ज़ाहिर है इस तरह की तस्वीर आना, आमतौर पर जिस तरह मैंने कहा कि सियासी लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि कौन सी तस्वीर आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। वसीम अख्तर साहब पिछले कई दिनों से सियासत में इंटर हैं। आमतौर पर इस तरह की जब दावत होती है तो लोग अवॉइड करते हैं कि कहीं फिर तस्वीर आ जाएगी, फिर एक्टिवनेस का आ जाएगा। तो क्या इसके बाद वसीम अख्तर साहब एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या इससे एक तस्वीर को सिर्फ तस्वीर समझा जाए और इसे मजीद आगे ना बढ़ाया जाए? क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उन्हें पेशकश की है कि आप आइए और एक्टिव रोल अदा करें? जी जनाबे वाला, हमारे पास इस हवाले से ब्रेकिंग है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहे होंगे फारूक सत्तार साहब, आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहे होंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहे होंगे वसीम अख्तर साहब। बाकी सबके नाम भी जानता हूं लेकिन छोड़ दीजिए। अब क्या इस ज़ाहिर इफ्तार डिनर हुआ, इसकी अगर आप तस्वीरें फुटेज देखें तो पूरे इफ्तार डिनर के दरमियान ये लोग मौजूद है, साथ साथ मौजूद है, बहुत सारी बातें हुई होंगी। जी हाँ, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब उसमें वसीम अख्तर साहब का फिलहाल एक्टिव होना या ना होना किसी और पर डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल पर नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम पत्ता है। ज़ाहिर वसीम अख्तर साहब आकर चीज़ों को संभालते हैं या खड़े होते हैं तो एक बड़ा वजन होता है, ये हो या आमिर खान वगैरह हो, तो सवाल ज़ाहिर इंडिकेशन जनाब हम भी आ सकते हैं। तो ये वसीम अख्तर साहब की एंट्री के लिए कुछ गुफ्तो शनीद तो हुई है, कुछ मामलात तो हुए हैं, लेकिन फिलहाल फौरी एक्शन मुतवक्के नहीं है। अलबत्ता कुछ कमेटीज का मुतवक्के है जो आइंदा चंद दिनों में सोच लिया गया है, जो आइंदा दिनों में सोच लिया गया है कि क्या करना है। ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, आइंदा दिनों के अंदर आपको इस एमक्यूएम के हवाले से ये बड़ी खबर नजर आएगी। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको देते चलते हैं। बहुत सारी आज बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, तो ज़ाहिर बहुत सारे मामलात हैं। हुआ ये था कि मुस्तफ़ा, आपको याद होगा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि जनाब ये इतनी सहरियां करवा रहे हैं कामरान टेसोरी साहब, तो कुछ सहरियों के अलावा भी काम कर दें, बाकी काम भी कुछ कर दें, वो उन्होंने कहा था। तो मुर्तज़ा वहाब के और फिर कहा था कि जनाब 100 अरब रुपए हमें वफाक से दिला दें। कामरान टेसोरी साहब का स्टेटमेंट आया था कि जनाब 100 अरब मैं दिला दूंगा, मुझे लिख कर दे दें। इन्होंने लिख कर दे दिया। अब जब लिख कर दे दिया तो हुआ ये कि 23 मार्च को मज़ार कायद पर सुबह 8 बजे प्रोग्राम था और उसमें मुराद अली शाह साहब लीड कर रहे थे और कामरान टेसोरी साहब साथ खड़े हुए थे। मैं लीड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसने वो फुटेज देखे उसको वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा कि उसमें लीड कौन कर रहा है। वहां पर एक आ गया कि जनाब 50 अरब रुपए दे दें। उन्होंने कहा, किसी ने सवाल पूछा कि हाँ भाई 100 अरब का आप क्या करेंगे, तो कामरान टेसोरी साहब ने फौरन एक यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेकर मुराद अली शाह से कहा भाई 50 अरब आप दे दें, 50 अरब का मैं इंतजाम करता हूँ। मुराद अली शाह ने उस पर कहका लगाया और कहा ख़त्म शुद, और सब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि 100 अरब, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में पहले कहा था, 100 अरब वफाक से दिलाना आसान काम नहीं है, और इस वक्त वफाक के पास भी बजट उस हद तक नहीं है कि वो दिला सके, या उसके लिए आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल बार्गेन करनी पड़ती है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करना पड़ता है, और उसके बाद आप वो बजट लेने में कामयाब होते हैं। इस वक्त एमक्यूएम क्या, कामरान टेसोरी साहब की इतनी वो ताकत नहीं है कि वो इतनी ताकत से अपने बजट निकलवा सके। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने प्रेशर के बावजूद भी ये बजट नहीं निकलवा सकती है, तो वो किस तरीके से निकलवाएंगे? ये एक बड़ी, और ये मैंने कहा था ये इतना आसान काम नहीं है। वो नारे लगा देना, 10,000 लोगों को सहरियां करवाने का ऐलान कर देना, ये एनजीओ टाइप काम ठीक है, लेकिन जब आप सियासत के मामला में आते हैं तो ये काम इतना आसान नहीं होता है। अब बहुत लोग हैं शौकीन, बयानात देने में कोई हर्ज नहीं है, खबर में रहना हर एक को ज़रूरी होता है, तो उस हवाले से बयान देता है। इसे में एक अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ताकत के साथ 4 अप्रैल के जलसा करने की तरफ जा रही है। 4 अप्रैल को सिंध के अंदर छुट्टी का भी अनाउंसमेंट किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। अब मामला ये है कि इतलात हमारे पास ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ताकत से इस 4 अप्रैल को सेलिब्रेट करना चाहती है, और उसमें खास तौर पे जो कैनाल का इशू है उस पर बात करना चाह रही है। इसी 23 मार्च वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैनाल पर जब मुराद अली शाह साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई कैनाल तो नहीं बन रही है, लेकिन तो फिर उन्होंने कहा कि, तो फिर सहाफ़ी ने पूछा तो फिर आप इतना बड़ा शो क्यों करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जनाब हम राय आमा हमवार करना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि जी कैनाल नहीं बन रही है, कैनाल नहीं बन रही है, लेकिन हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि कैनाल नहीं बन रही है और ये जितना भी मामला चल रहा है ये बेकार है। जबकि उधर जो कौम परस्त रहनुमा है वो मुसलसल इस बात की वीडियो फुटेजेस भी जारी कर रहे हैं कि जनाब ये देखिए कैनाल बन रही है, ये देखिए कैनाल बन रही है, कैनाल बन रही है। अब ये कैनाल का मामला ज़ाहिर है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कैनाल के मामले को अवामी सतह पर डिफ्यूज़ करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? एक हैरत अंगेज़ बात वहाँ पर और भी पूछी गई कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से। खैर वो फिर कभी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, जो मुराद अली शाह साहब से सवाल पूछा गया उस पर हम
आगे चलकर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर जो है वो उसके साथ साथ आना शुरू हुई कि जनाब 23 मार्च था, 23 मार्च को मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब उस अवार्ड्स देने पर होता है ना, वो आपने सुना है एक शेर बड़ा मशहूर है और वो गालिब का शेर है कि बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। तो आपको मालूम है क्या नहीं कि अब शाह का बना है शाह का मसाइब तो फिर इतरा था। तो ये जब आप शाह के मसाइब होते हैं तो आपको सब कुछ नवाजा जाता है। देखिए आमतौर पर जब कभी भी हुकूमत इस तरह के अवार्ड्स देती है तो वो बाइस्ड ज़रूर होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो भी अपने पसंदीदा लोगों को देती थी। जिसकी हुकूमत होती है वो पसंदीदा होते हैं। अब बहुत सारे सहाफ़ियों को अवार्ड दिए गए। अब वो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं जनाब, उनको अवार्ड दे दिए गए, बड़े बड़े दमके दे दिए गए। उसमें आप मुनीफ फारूक को देखें, कामरान शाहिद को देखें। इनके कारनामे क्या है? इनके कारनामे ये है कि आपको नहीं मालूम कि इनके कारनामे क्या है। तो बस तो होता है, इसमें मैं कोई बुरी बात तस्वुर नहीं होता। एक तीसरी बात, उसमें आसिफ जरदारी साहब की तकरीर पर काफ़ी बात हो रही है कि जो उन्होंने यौम पाकिस्तान के हवाले से कही। देखिए आसिफ जरदारी साहब का एज फैक्टर भी है और दूसरा फिर उनकी उर्दू पढ़ने की इतनी अच्छी सलाहियत नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पर इस वक्त तनकीद काफ़ी हो रही है और जनाब लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामला हैं। खैर हमारी खबर का उनसर उससे ज़्यादा उससे आगे बढ़कर है और वो बढ़कर यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त एक अवार्ड दिया गया है और सनम भुट्टो साहिबा उनकी जो बेटी है, अब मेरे ख्याल से भुट्टो ख़ानदान के सिर्फ एक ही बेटी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिर्फ एक ही बेटी ज़िंदा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़, ये सब तो इस दुनिया में है नहीं। तो सनम भुट्टो साहिबा है, क्योंकि सनम भुट्टो साहिबा शुरू से ही सियासत से दूर रही, लेकिन उन्होंने वो अवार्ड वसूल किया। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसे बड़ा अहम काम करार दिया है। खैर हमारा नुक्ता वो नहीं है, वो हमारा क्योंकि ख़बर का एलिमेंट उसमें नहीं है कि सारे मैंने जिस तरह कहा कि जब हुकूमत होती है तो हर एक को हक हासिल होता है कि कौन किसको क्या अवार्ड दे, क्या मामला करें। अच्छा, हमारा जो अगला नुक्ता है वो है इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल। और बलूचिस्तान की सूरत हाल में इस वक्त फिर महारंग बलोच की गिरफ्तारी को इस वक्त बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि जनाब महारंग बलोच की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है। मतलब बहुत सारे सहाफ़ी इसको कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब महारंग बलोच की गिरफ्तारी इस वक्त और ज़्यादा बलूचिस्तान की सूरत हाल को वोलेटाइल कर देगी। इस मामले को ज़ाहिर है जब कभी भी इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं, जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो जो उनके सपोर्टर्स होते हैं या उनकी जो जिसका ओपिनियन दे रहे होते हैं वहाँ पर एक शदीद मज़ाहमती कैफियत पैदा होती है, रेजिस्टेंस पैदा होती है, गम और गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा इस तरह की सूरत हाल हमेशा से बहुत सारे रहनुमाओं, बहुत सारे लीडरों के साथ रही है। इमरान खान का भी खुद ग्राफ जो है वो पॉलिटिकली ज़्यादा उस वक्त तेज़ी के साथ बढ़ा जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया या इमरान खान पर सख्तियाँ लाना शुरू हुई। अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी ग्राफ इसी तरीके से हुआ। नवाज शरीफ साहब पर भी जब गिरफ्तारी के मामला हुए थे तो उनकी शोहरत अपने उरूज पर थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनकी 5 साल हुकूमत के बाद उनका ग्राफ डाउन हुआ था, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी सियासत अपने ऊपर उरूज पर पहुंचना शुरू हुई। उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस वक्त सपोर्ट अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा थी। वोट और ज़ाहिर कंट्रोल की एक अलग बात होती है। तो क्या महारंग बलोच की गिरफ्तारी को मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सहाफ़ियों को वो महारंग बलोच की ऐसी ऐसी फाइलें उठाकर लेकर आ गए हैं कि मत पूछिए। देखिए महारंग बलोच से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, महारंग बलोच के दीगर मामला हो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को देखना चाहिए कि महारंग बलोच इस वक्त जिस तरीके से बहुत हमें इमरान खान की सियासत पर एतराज़ हो सकता है, इमरान खान के बहुत सारे मामला पर एतराज़ात हो सकता है, लेकिन दर हकीकत इमरान खान एक हकीकत है भाई, वो अवाम में मकबूल हैं सो हैं, एक लोग उनको पसंद करते हैं। हम बहुत सारे लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अवाम में एक मकबूलियत रखते हैं, सो रखते हैं। अब वो इसी तरीके से महारंग बलोच है, हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं, हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पास एक हल्का है, एक वोटर्स का, एक सपोर्टर्स का हल्का मौजूद है और उसे ज़ाहिर हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम महारंग बलोच पर उसके पॉलिटिकल वो कुछ लोग उनकी वो फाइल्स लेकर आते हैं कि जनाब वो पढ़ी लिखी कैसे, उनके वालिद क्या करते थे, ये सब अब बातें जब एक बंदा एक ग्राफ पर पहुंच जाता है ना तो उसके बाद ये सब बातें पॉलिटिकली कोई इतनी हैसियत नहीं रखती है, क्योंकि जो उनके चाहने वाला होता है जब आप उनके खिलाफ ये सारी बातें करते हैं कि जनाब महारंग कैसे आई, क्यों आई, किस तरह आई, तो वो चाहने वाला इसको ये समझता है कि जनाब वो तो हमारे साथ बुग़्ज़ में कर रहे हैं और उसको फैक्टर्स नहीं होता। तो ये वो वक्त नहीं होता कि जब आप सिचुएशंस को इस तरीके से वोलेटाइल करें। महारंग बलोच को मैं या आप या कोई और भी उसकी थॉट प्रोसेस से एग्री हो सकता है ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इमरान खान के थॉट प्रोसेस से एग्री ना हो।
लेकिन ये बात माननी पड़ती है कि जनाब इनका इस वक्त एक सपोर्ट बैंक मौजूद है, और ज़ाहिर है वो इस वक्त एक न सिर्फ प्रेशर ग्रुप है बल्कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप है, बल्कि आप इसको यूं भी तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त वो जब मज़ाहमती जो तहरीकें होती हैं या जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये आमतौर पर आवाम में बहुत अहमियत रखते हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जब अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो ये ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से ये कराची में भी दफ़ा 144 का नफाज। अब इस मामले का सारे बहुत सारे लोग मुफक्किरों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे हल देते हैं। अच्छा, जिन्होंने कभी बलूचिस्तान में वो वक्त ही नहीं गुजारा होगा, जिनको बलूचिस्तान मालूम ही नहीं होगा। अच्छा, हमें बलूचिस्तान इसलिए ज़्यादा मालूम है क्योंकि बेसिकली हम बलूचिस्तान में के ही पार्ट रहे हैं एक वक्त तक। यानी कराची ज़ाहिर है, और कराची और हब का फासला, अगर कराची का कोई जुड़वां शहर हो सकता है या करार दिया जा सकता है तो वो हब है, और हमारे कराची की और हब की बॉर्डर और साथ बलूचिस्तान का सारा इलाका उसी तरीके से लगता है कि बिल्कुल साथ, मतलब कोई मिनटों का फासला है, घंटों का भी फासला कराची और हब का नहीं है कि जिसे आप कहें घंटों का फासला है। पर अगर आप मुआज गोट पर खड़े हुए हैं तो आप हब चौकी मेरे ख्याल से कितनी 20-25 मिनट में पहुंच जाओगे शानी, सही है, 20 मिनट 15-20 मिनट में आप हब चौकी के अंदर मौजूद होंगे। अगर आप मुआज गोट पर कराची में खड़े हुए, आप बल्दिया टाउन में खड़े हुए हैं, बल्दिया टाउन आपको याद होगा सबको, 20-25 मिनट का फासला होगा। या आप पीछे से अगर सकरान वाले रास्ते से, नई कराची वाले रास्ते से जाए तो भी 20-25 मिनट 30 मिनट का फासला होगा। तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान और ज़ाहिर कराची शहर में बलूचों की एक बड़ी तादाद रहती है और वो क़याम पाकिस्तान से पहले से रहती है, तो और उनकी ज़ाहिर एक थॉट प्रोसेस है। और ज़ाहिर यहाँ जो लोग भी कराची में रहते हैं वो और जितने भी अगर कोयटा वगैरह के भी बलोच अगर बड़े लोग भी हों तो उनके कराची में घर ज़रूर होते हैं, तमाम लोगों के होते हैं। तो ज़ाहिर एक बड़ा सा हमारा तो रोज़ का राब्ता रहता है, तो इस सारी सूरत हाल को हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। और जो लोग कभी बलूचिस्तान में शायद इक्का दुक्का या 3 या 4 दिन गए होंगे, 5 दिन गए होंगे, उन्हें शायद बलूचिस्तान का उस तरीके से अंदाजा ना, और वो जिस तरीके के तबसरे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सहाफ़ियों को अजीब लग रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि महारंग बलोच के मामलात को हमें उसकी सेंसिटिविटी को देखकर पॉलिटिकली उसको डील करने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, देखिए मैं दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी एक अलग एलिमेंट है और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों चीज़ों को मर्ज मत करें। बाज़ औक़ात आपको यकीनी तौर पर ये लगता होगा कि ये पॉलिटिकल थॉट जो है वो कहीं एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रोसेस के लोग हमेशा अपने आप को सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें उस तरफ धकेला जाता है। दोनों तरफ की कुव्वतें उसे धकेलने की कोशिश करती हैं। एक लोग चाहते हैं कि जनाब वो जो हथियार उठाए हुए लोग हैं उनकी तरफ चले जाएं, एक लोग ये कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल जो रियासत की जो कुव्वतें होती हैं उसकी तरफ चला जाए। प्रोसेस ये सारे मामलात को 1 महीने तक जेल में रखने से मामलात हल नहीं होंगे। इस मामले का हल जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन को वोलेटाइल करेंगे होगा। देखिए, खान को अंदर करने के बाद क्या खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई? नहीं हो सकी है, सही। तो उस प्रोसेस को उसी तरीके से देखा जाए तो बेहतर होगा, ना कि इसको किसी और अंदाज से देखने की कोशिश की जाए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारे सहाफ़ियों को मैं देख रहा हूँ जिनके पास बड़ी ख़बरें आ रही है इस हवाले से, और वो सारी की सारी ख़बरें वन साइडेड न्यूज़ है, दोनों तरफ से वन साइडेड न्यूज़ को रन कर रहे हैं। तो ना करें। बाकी आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे